मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि स्वतंत्रता से पूर्व जो भारत में शैक्षिक समस्याएं थी, शैक्षिक विकास था, वो उसका क्रम क्या था, किस प्रकार से किन किन आयोगों का गठन हुआ, उन आयोगों ने कौन कौन से सुझाव दिए, कौन कौन सी समस्याएं बताए, चर्चा इस पे हो रही थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो द्वैध शासन, भारत में द्वैध शासन प्रणाली और उसके बाद हर्टांग समिति पे हम चर्चा करेंगे। द्वैध शासन प्रणाली, अगर हर्टांग समिति हमको समझना है तो द्वैध शासन प्रणाली को थोड़ा सा हमको उसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण को, ऐतिहासिक महत्व को उसके समझना होगा। तो अगर हम चर्चा करें द्वैध शासन प्रणाली की, तो कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली किस क्रम में आया, तो द्वैध शासन प्रणाली की अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध में या उसकी समाप्ति पर जितने भी पराधीन देश थे, सभी देशों ने अपने अपने स्वतंत्रता की मांग तेज कर दी। यानी जितने पराधीन देश थे वो लोग अब ये चाहने लगे कि हमको अब स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और इसके लिए उन लोगों ने अपनी मांग को और तेज कर दिया। और तेज करने के क्रम में भारत में अगर देखा जाए तो उसी दरमियान महात्मा गांधी जी ने राजनीतिक नेतृत्व करना प्रारंभ किया। 1914-15 के आसपास महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं और यहाँ पे राजनीतिक नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। यानी कि राजनीतिक नेतृत्व को स्वीकार करने का काम गांधी जी ने उसी दरमियान किया कि जिस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिस परिवेश में था, जिस सिचुएशन में था, उसी सिचुएशन में उसी समय गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका से भारत आकर के और राजनीतिक नेतृत्व करना स्वीकार किया। इस क्रम में भारत में पहले से ही स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी, लेकिन समय ऐसा आया कि अब इसमें और तेजी आ गई। गांधी जी ने सन 1917 ईस्वी में चंपारण का आंदोलन किया और फिर 1919 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन और चंपारण आंदोलन 1917-1919 करने के उपरांत जब 1919 ईस्वी में ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने एक भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया। 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया। कहां पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जब यह अधिनियम पारित किया गया तो लागू किया गया, इसको सन 1921 ईस्वी में इसको लागू कर दिया गया। भारत में द्वैध प्रणाली की शुरुआत यहीं से मानी जाती है और यहीं से है। सन 1921 ईस्वी में भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई। द्वैध शासन प्रणाली में था क्या, तो हम कहेंगे कि सन 1919 ईस्वी 1919 ईस्वी क्या था? भारत शासन अधिनियम। ये क्या हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रस्ताव पास। फिर क्या हुआ कि 1921 ईस्वी इसको लागू कर दिया गया। जिससे क्या हुआ? भारत में द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली क्या था कि जहां पे जो भी विषय हैं उस विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। पहला भाग संरक्षित विषय और दूसरा भाग हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषय और दूसरे भाग को
हस्तांतरित जो संरक्षित विषय जो थे उस पे जो शासन का अधिकार था, मतलब उन विषयों पे जो कानून बनाने का अधिकार था, यानी प्रशासन जो था वह केंद्रीय सरकार का था। तो यहां पे जो संरक्षित विषय हैं इस पे क्या है, प्रशासन, ऐसे कर सकते हैं, प्रशासन केंद्रीय सरकार, और इसका जो प्रशासक था वह गवर्नर जनरल और प्लस उसकी काउंसिल। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी, जो समिति होती थी, वो संरक्षित विषयों पे शासन करता था, प्रशासन करता था, नियम बनाता था, कानून बनाता था। और जितने हस्तांतरित विषय होते थे उस हस्तांतरित विषयों पे प्रांतीय सरकारों का प्रशासन था, प्रांतीय सरकारों का क्या था, प्रशासन था। और जो शिक्षा था उसको हस्तांतरित विषय में ही रखा गया, शिक्षा को हस्तांतरित विषय में रखा गया, जो प्रांतीय सरकार और जरूरत पड़ने पे केंद्रीय सरकार भी इसमें कार्य कर सकती थी। जरूरत पड़ने पे केंद्रीय सरकार भी इसमें कार्य कर सकती थी। उन विषयों को हस्तांतरित विषयों में रखा गया जिसपे दोनों कानून बना सकते थे। जैसे आज समवर्ती सूची है उसी हिसाब से उस समय हस्तांतरित विषय रखे गए थे। तो जहां पे केंद्र और राज्य के संयुक्त नियंत्रण में चीजें होती हैं वो हस्तांतरित विषय में था, और जो केवल केंद्र में था वह संरक्षित विषय में था। तो इस प्रकार से द्वैध शासन, यानी यहाँ पे केंद्र का भी शासन हो गया और प्रांत का भी शासन हो गया। तो इसी को जो संज्ञा दी गई वो द्वैध शासन प्रणाली की संज्ञा यहाँ दी गई। शिक्षा को जब हस्तांतरित विषयों में रखा गया और जो केंद्र शासित प्रदेश थे वहां पे जो कानून बनाने का अधिकार था उस पे शिक्षा से संबंधित वो गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत जो था वह 1921 ईस्वी में हुआ और वह प्रस्ताव पास हुआ था 1919 ईस्वी में। अब जो हर्टांग समिति आया उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हर्टांग समिति, हर्टांग समिति, भारत के जो नेता थे वे इस द्वैध शासन प्रणाली से सहमत नहीं थे कि इस प्रकार की दोहरी शासन की नीति अपनाई जाए। भारत के जो भी नेता थे वो इससे असहमत थे, और असहमत होने के नाते पहले से ही असहयोग आंदोलन 1919 ईस्वी से गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। और असहयोग आंदोलन के साथ आपने पढ़ा जब बंगाल विभाजन हुआ था तो जो चार प्रमुख मांगे थी, जो चार प्रमुख मांग था भारतीयों का, उसमें एक था राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की मांग। तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की मांग और प्लस असहयोग आंदोलन दोनों मिल करके अपनी मांग को और तेज कर दिए और उस पर ब्रिटिश सरकार पे दबाव बनाने का कार्य इन लोगों ने शुरू किया। यानी कि एक साथ आंदोलन चालू हुआ। शिक्षा, ब्रिटिश सरकार ने भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति समझते हुए, यानी कि उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी, जो राजनीतिक स्थिति थी और जो आर्थिक स्थिति थी, उसको समझते हुए तथा भारत में अपने शासन की नीति को निश्चित करने के लिए, यानी हमारी शासन की नीति क्या हो उसको निश्चित करने के लिए 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की नियुक्ति की। तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी, 8 नवंबर 1927 क्या होता है, साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया जाता है कि भारत में जो तत्कालीन समाज है और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे शासन का प्रारूप क्या हो उसको समझने के लिए एक समिति का गठन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया जिसको साइमन कमीशन कहा जाता है। इसके जो अध्यक्ष थे वो सर
सर फिलिप, इसके जो कमीशन थे वो साइमन थे और इसी नाते इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा जाता है। अब भारत में इसको काम क्या दिया गया, साइमन कमीशन को जो कार्य दिया गया वो शिक्षा संबंधी कार्य भी उसमें शामिल थे कि शिक्षा संबंधी भी हमको सुझाव आप प्रस्तुत करिए। इसमें गठन में ये भी कहा गया था, उनका जो कार्य क्षेत्र था उसमें यह भी कहा गया था। अब इन्होंने एक सहायक समिति का गठन किया। जब ये लोग यहाँ आए तो साइमन कमीशन ने एक सहायक कमीशन का गठन किया, एक सहायक कमीशन का गठन किया। और इसी को कहा गया हर्टांग समिति, जिसके अध्यक्ष जो थे वो सर फिलिप हर्टांग थे और इसी के नाते इसको हर्टांग समिति कहा गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो 1917 में गठित हुआ था उसके सदस्य भी सर फिलिप हर्टांग थे और ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। इसलिए सर फिलिप हर्टांग को शिक्षा से संबंधित जो बातें थी उस पर वो उनको जानकारी थी, वो विशेषज्ञ थे। इसीलिए इनको इस हर्टांग समिति का अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए कि ये अब उस क्षेत्र में और अच्छे से कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक सहायक कमीशन का गठन किया गया जिसका नाम हर्टांग कमीशन था। अब हर्टांग कमीशन जो अपना प्रतिवेदन सौंपता है वो 11 सितंबर 1929 प्रतिवेदन ये देता है। 11 सितंबर 1929 ईस्वी किसको सौंपता है? साइमन कमीशन को, साइमन कमीशन को। अब ये जो साइमन कमीशन को सौंपता है इसमें इन्होंने क्या क्या बताया, थोड़ी सी चर्चा हम शार्ट में इस पे करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि पिछले जो 50 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा का जो प्रसार होना था उसकी गति जो थी वो बहुत धीमी थी। तो प्राथमिक शिक्षा का जो प्रसार था, प्रसार की गति वो धीमी है। फिर इन्होंने कहा जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रहा है उस हिसाब से विद्यालय या शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो रही है। पिछले 50 वर्षों में इन्होंने देखा कि जो प्रसार की गति है विद्यालयों की वो बहुत धीमी है। इसके अलावा जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस अनुपात में विद्यालयों में या शिक्षा में सुधार नहीं हो रहा है। इससे क्या होता है, क्या हुआ, इसका असर ये हुआ कि साक्षरता जो है वो घट गई, साक्षरता जो है वह घट गई। और इससे एक और इन्होंने वो निकाला कि अपव्यय और अवरोधन, अपव्यय और अवरोधन की समस्या भारत के प्राथमिक विद्यालयों में अधिक है। अपव्यय क्या है और अवरोधन क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि अपव्यय क्या है और अवरोधन क्या है। जब हम अपव्यय की बात करते हैं तो अगर कोई बालक जो है वह अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना अगर स्कूल को छोड़ देता है तो उसी को अपव्यय कहा जाता है। अगर कोई बालक अपना प्राथमिक शिक्षा पूरा करने से पहले ही अगर विद्यालय को छोड़ देता है तो वह अपव्यय कहलाता है। अवरोधन का मतलब होता है कि एक ही कक्षा में एक से अधिक बार रहना, यानी जो बच्चे एक ही कक्षा में एक से अधिक बार रहते हैं फेल हो करके, वह क्या होता है, अवरोधन होता है। तो हर्टांग समिति ने अपव्यय और अवरोधन पर सबसे पहले पूछा जाता है क्वेश्चन कि अपव्यय और अवरोधन पर सबसे पहले किस समिति का ध्यान गया, तो वहां आंसर देंगे हर्टांग समिति सन 1927 ईस्वी, हर्टांग समिति सन 1927 ईस्वी। तो अब यहाँ पे अपव्यय और अवरोधन का अगर कारण हमसे पूछा जाए
तो कारण क्या है, तो इन्होंने कारण भी बताया, हर्टांग समिति ने इसका कारण भी बताया। तो सबसे पहला कारण जो इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में विद्यालय नहीं है, यानी प्रत्येक ग्राम सभा के पास अपना विद्यालय नहीं है, बच्चों को बहुत दूर दूर पढ़ने जाना पड़ता है और जिससे अपव्यय और अवरोधन की समस्या आ रही है। तो पहला कारण बताया कि प्रत्येक ग्राम में विद्यालय नहीं है। दूसरा इन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम जो है वो बच्चों के हित में नहीं है। बच्चे कुछ दिन पढ़ने के बाद जब उनके हित में कुछ उनको लगता नहीं है तो वह बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं और जिससे अपव्यय और अवरोधन बढ़ता है। तो पाठ्यक्रम में आज सुधार की जरूरत है और पाठ्यक्रम में अव्यवहारिकता के कारण ही बच्चे स्कूल छोड़ करके चले जाते हैं। तीसरा कारण जो इन्होंने बताया, अमनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति, जो शिक्षण पद्धतियां उस समय यूज में लाई जा रही हैं वो सारी शिक्षण पद्धतियां क्या हैं, वो सारी शिक्षण पद्धतियां अमनोवैज्ञानिक हैं और जिससे बच्चों पे अनावश्यक दबाव बनता है कि वो जब उनको समझ में नहीं आता है पढ़ाई हुई चीज़ तो उन पे अनावश्यक दबाव बनता है और जिससे वो पढ़ाई से हटना प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे पढ़ने से वो दूर भाग जाते हैं। और चौथा कारण बताया गया कि शिक्षण सामग्री का अभाव, प्रत्येक विद्यालय में उनका अपना भवन नहीं, उनका अपना फर्नीचर नहीं, उनके पास ब्लैक बोर्ड नहीं, उनके पास बैठने की व्यवस्था नहीं, उनके पास पीने का पानी नहीं, तो जो मिनिमम उनको संसाधन चाहिए उसका वहाँ पे अभाव है। और फिर उसके बाद शिक्षण सामग्री, जो बच्चों को पढ़ाया जाने वाला जो शिक्षण है उस शिक्षण सामग्रियों के माध्यम से उनको जो शिक्षा दिया जाए उसको खेल खेल में दिया जाए, मनोवैज्ञानिक रूप से दिया जाए। जब शिक्षण अधिगम सामग्री ही नहीं है तो ऐसी कोई सुविधा वहाँ नहीं की जा सकती है जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आवे। तो शिक्षण सामग्रियों का अभाव जिसके नाते बच्चों को हम मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षण नहीं कर पाते थे, उसमें सुधार करने की जरूरत है। और पांचवा इन्होंने बताया कि अप्रशिक्षित अध्यापक अध्यापन कार्य कर रहे हैं और जिससे यहाँ पे गुणवत्ता में कमी है। शिक्षकों भी की, छठवां बताया कि शिक्षकों की कमी है। सातवां इन्होंने बताया अधिकतर जो स्कूल हैं उस एकल हैं, एक शिक्षक के ऊपर ही विद्यालय चल रहे हैं, यानी एक शिक्षक के ऊपर ही विद्यालय का जो है पूरा भार अधिक है। निर्धन परिवार के बच्चे उन विद्यालयों में पढ़ते हैं और जो जिनके घर का खर्चा जब नहीं चल पाता है तो उनके अभिभावक उस क्लास से उसको निकाल करके, स्कूल से निकाल करके और ले जा करके मजदूरी कराने का कार्य करते हैं। तो निर्धनता जो है एक अहम फैक्टर है अपव्यय और अवरोधन का। दूसरा, अधिकतर जो अभिभावक हैं वो अशिक्षित हैं, उनको शिक्षा के महत्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है और शिक्षा के महत्व में कोई जानकारी ना होने के कारण ही वो अपने बच्चों को पढ़ाने से कतराते हैं। और लास्ट में हम कह सकते हैं स्कूलों का जो वितरण है वो असमान है, किसी गांव में विद्यालय है और किसी गांव में विद्यालय नहीं है, पिछड़े क्षेत्र जो हैं वहाँ लगभग विद्यालय नहीं है। तो इस प्रकार से स्कूलों का जो वितरण है वो असमान है। अपव्यय अब ये तो हो गया कि अपव्यय और अवरोधन जो अपव्यय और अवरोधन था वो के कारण क्या थे। अब इसके रोकने के जो उपाय हैं उन उपायों पे अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहला उपाय हर्टांग समिति ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा का जो भार है वो स्थानीय निकाय पर ना छोड़ा जाए। दूसरा इन्होंने बताया कि निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाए। निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि का मतलब जो प्राथमिक विद्यालय को चेक करते हैं उनकी संख्या में वृद्धि किया जाए। और जो बदहाल जितने स्कूल हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, अपना भवन नहीं, अपना फर्नीचर नहीं, ऐसे विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए। और चौथा इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा की जो न्यूनतम अवधि हो वह 4 वर्ष हो। और पांचवा इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम जो आपको बताया गया कि जो जीवनोपयोगी नहीं है उसको जीवनोपयोगी बनाया जाए, बच्चों के जीवन से संबंधित करके उसमें ऐसे कंटेंट डाले जाएं जिससे लगे कि बच्चों को लगे कि यह हमारे जीवन से संबंधित है, तो बच्चे वहाँ ठहरेंगे, रुकेंगे और पढ़ेंगे, जिससे अपव्यय और अवरोधन पे लगाम लगेगा। प्राथमिक विद्यालयों को मनोरंजन, ग्राम सुधार और प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र बनाया जाए, ये हर्टांग समिति का सुझाव है। मनोरंजन, ग्राम सुधार और प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र उन विद्यालयों को बनाया जाए, इससे भी अपव्यय और अवरोधन की समस्या से निजात मिलेगी। प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाए, इससे भी अपव्यय अवरोधन
सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष कोर्स की व्यवस्था की जाए। जब विशेष कोर्स की व्यवस्था की जाएगी तो समय समय पे जो नए नए चीज़ें आती हैं उससे वो उनकी जानकारी में रहेंगे, जिससे उन बच्चों को लाभ मिलेगा, उनको भी लाभ मिलेगा। उनकी वेतन में वृद्धि की जाए और अपव्यय अवरोधन रोकने के जो भी प्रयास हों उसको किए जाएं। तो हरटांग समिति में हमको दो चीज़ें, ये किसकी उप समिति थी तो कहेंगे साइमन कमीशन की। कब गठन हुआ तो 1927 में। कब प्रतिवेदन दिया 1929 में। क्या मुख्य सुझाव दिए तो इन्होंने सबसे पहले अपव्यय अवरोधन पर ध्यान दिया। तो ये जो प्रमुख बातें थी ये हमको जानना है। और इसके आगे अगर हम देखें तो कल के वीडियो में, कल के क्लास में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, अभी स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व का एक वीडियो पड़ेगा और उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।